सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री फ्रॉम जीरो। माय नेम इज यश जैन, आपका केमिस्ट्री टीचर। सो हम नीट की फ्री सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। सिर्फ 2 महीने बचे हैं नीट में। अब अगर आपने अच्छी तरह पढ़ लिया, स्मार्ट स्टडी कर ली, तो येस यू कैन स्कोर नीट विद अ वेरी गुड मार्क्स। इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 10 साल के मैं पीवाईक्यूज लेके आया हूं, बट 10 साल के मोस्ट रिलायबल, ठीक है, मोस्ट रिलायबल पीवाईक्यूज लेके आया हूं। ऐसे फर्जी पीवाईक्यूज नहीं कराऊंगा, सबसे इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कराऊंगा जिसमें आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी कवर हो जाएंगे। तो बिना देरी करे हम स्टार्ट करते वीडियो को। लेट्स बिगिन। द हेनरीज लॉ कांस्टेंट KH वैल्यू ऑफ दीज 3 गैसेस A, B, C इन वाटर आर 145, 2 × 10⁻⁵ एंड 35 किलो बार रिस्पेक्टिवली। द सॉल्युबिलिटी ऑफ दीज गैसेस इन वाटर फॉलोज द ऑर्डर। तो हमको पता क्या होना चाहिए? हमको ये पता होना चाहिए कि जो KH होता है, अगर हम फॉर्मुला लिखें, हेनरीज लॉ का फॉर्मुला क्या होता है? हेनरीज लॉ का फॉर्मुला क्या होता है? हेनरीज लॉ का फॉर्मुला होता है P = KHX। और हम अगर KH की वैल्यू निकालें तो क्या हो जाएगा? KH = P/X। मतलब जो KH है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मोल फ्रैक्शन के। मोल फ्रैक्शन के। और मोल फ्रैक्शन किसको डिनोट करता है? मोल फ्रैक्शन बताता है सॉल्युबिलिटी को। मोल फ्रैक्शन किसको बताता है? सॉल्युबिलिटी को बताता है। मतलब क्या बोल सकते हैं? अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो KH की वैल्यू कम, अगर सॉल्युबिलिटी ज्यादा तो KH की वैल्यू कम, X की वैल्यू ज्यादा, और अगर KH की वैल्यू ज्यादा तो सॉल्युबिलिटी कम। अब हमको पता है कि जो KH की वैल्यू हमको दे रखी है, तो हमको सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर लिखना है। तो जितनी ज्यादा KH की वैल्यू, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा X की वैल्यू हो जाएगी, सॉल्युबिलिटी की वैल्यू हो जाएगी। तो देखो, हमारी KH की वैल्यू सबसे ज्यादा किसके लिए? हमारी KH की वैल्यू सबसे ज्यादा है A के लिए। ठीक है, A के लिए सबसे ज्यादा है 145, फिर 35 है C के लिए, और फिर B के लिए सबसे कम है, दैट इज 2 × 10⁻⁵। तो B के लिए सबसे कम है, तो KH का ऑर्डर है ACB। हमको लिखना है सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर क्या हो जाएगा? उल्टा हो जाएगा। सॉल्युबिलिटी का ऑर्डर हो जाएगा BCA। क्या हो जाएगा? BC देन A। मतलब सबसे ज्यादा B का होगा, फिर C का होगा, फिर A का होगा। तो ऑप्शन कौन सा है? BCA। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, तो योर आंसर विल बी सेकंड। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मुला, हेनरीज लॉ का ये फॉर्मुला पता होना चाहिए, तो आप इजीली क्वेश्चन कर लोगे। क्योंकि अगर हम टेम्परेचर, सेम टेम्परेचर पे देखते हैं, सेम टेम्परेचर क्या होता है? जो KH होता है उसकी वो इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है किसके? मोल फ्रैक्शन के या सॉल्युबिलिटी के। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन एक ऑस्मोटिक प्रेशर से क्वेश्चन है। द प्लॉट ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर वर्सेस कंसंट्रेशन फॉर अ सॉल्यूशन गिव्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप दिस। हमको पता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो CRT होता है। ठीक है, अब उसने स्लोप बोला है कि स्लोप इतना दे रखा है। द टेम्परेचर एट विच द ऑस्मोटिक प्रेशर मेजर्ड इज डन इन। तो वो बोला टेम्परेचर कितना होगा, टेम्परेचर निकाल दो। तो पहले हमको पता है ग्राफ कैसे बनाएंगे अगर हमको बनाना होगा ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो देखो कौन सी इक्वेशन है? y = mx, मतलब स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है। कोई भी इंटरसेप्ट नहीं है, इंटरसेप्ट नहीं है तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि इंटरसेप्ट नहीं है तो जीरो से स्टार्ट करेंगे, स्ट्रेट लाइन जाएगा। अब इसका स्लोप क्या है? m की वैल्यू क्या है इसके लिए? स्लोप की वैल्यू है RT। मतलब हमको दे रखा है स्लोप, हमको क्या दे रखा है? स्लोप दे रखा है 25.73। हमको दे रखा है 25.73 स्लोप। मतलब हमको दे रखी है RT की वैल्यू 25.73 लीटर बार मोल इनवर्स। हमको T का वैल्यू निकाली तो हम T की वैल्यू निकालेंगे इजीली। तो T की वैल्यू हो जाएगी 25.73 और R की वैल्यू हमको दे रखी है 0.083। तो 25.73 डिवाइड बाय 0.083, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आएगा 310 केल्विन। कितना आएगा? 310 केल्विन, डिग्री सेल्सियस नहीं आएगा। अब बच्चे क्या करेंगे? उनका आंसर आ जाएगा 310 केल्विन, तो डायरेक्ट 6 सेकंड को आंसर टिक कर देंगे, पर सेकंड गलत है। सेकंड हमारा गलत ऑप्शन है, क्योंकि यहाँ पे 310 केल्विन आया है। हमको पूछा डिग्री सेल्सियस में। डिग्री सेल्सियस में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 273 से माइनस करके। अगर हमको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना है तो 310 को माइनस करेंगे 273 से, तो हमारा कितना आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 37 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा? 37 डिग्री सेल्सियस। तो हमारा आंसर होगा फर्स्ट। दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आपको बस स्लोप का होना चाहिए। स्लोप क्या होता है? m = RT है, तो RT की वैल्यू हमको दे रखी है। जैसे इक्वेट करके हमारी T की वैल्यू निकलेगी, T की वैल्यू हमारी केल्विन में आएगी, तो आपको डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ध्यान रखना, यूनिट्स का भी ध्यान रखना, जिससे कि आपका ऑप्शन जो है गलत ना हो जाए। बच्चे 300 डिग्री सेल्सियस में गलती से टिक कर देते हैं, बट 300 डिग्री सेल्सियस नहीं होगा, हमारा 37 डिग्री सेल्सियस होगा, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा असर्शन रीजनिंग पे है। गिवन बिलो आर द 2 स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड वन इज लेबल्ड एज रीजन। देखो हमको असर्शन दे रखा है कि हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग apparatus। ये हमको पता है कि जो हीलियम है वो यूज करते हैं हम डाइविंग apparatus में, जिससे कि हमारे बेंड्स ना हो। ठीक है, टू अवॉइड बेंड्स, क्योंकि अगर नाइट्रोजन यूज करते हैं तो बेंड्स हो जाती है। आपको पता होगा, आपने बायो पढ़ रखी होगी या केमिस्ट्री में पता होता है कि बेंड्स होती है वो एक डिजीज होती है, किसकी वजह से होती है? नाइट्रोजन गैस की वजह से। अब रीजन क्या बोल रहा है? हीलियम इज हाई सॉल्युबिलिटी इन ऑक्सीजन। क्या हीलियम की सॉल्युबिलिटी ज्यादा होती है? नहीं, हीलियम की सॉल्युबिलिटी बहुत कम होती है। हीलियम इज अ इनर्ट गैस। हीलियम क्या होती है? इनर्ट गैस होती है हमारी हीलियम क्या होती है? इनर्ट गैस होती है। तो हीलियम
हीलियम की सॉल्बिलिटी क्या होती है, लेस होती है। तो इसका करेक्ट रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज हीलियम हैज लेस सॉल्बिलिटी इन ऑक्सीजन, क्योंकि हीलियम की सॉल्बिलिटी होती है वो लेस होती है, दैट्स व्हाई हीलियम इज यूज्ड टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन डाइविंग एपरेटस। तो हमारा रीजन गलत है बट असर्शन सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। ठीक है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। तो वेरी गुड क्वेश्चन। तो आपको पता होना चाहिए कि जो हीलियम होता है उसकी हाई सॉल्बिलिटी नहीं, लेस सॉल्बिलिटी होती है, बिकॉज हीलियम इज अ इनर्ट गैस, सो इट विल बी अनरिएक्टिव, इट विल नॉट रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है इन 1 मोलर सॉल्यूशन दैट कंटेन 0.5 मोल ऑफ सॉल्यूट देयर इज, तो वो बोल रहा है कि कितना सॉल्वेंट होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि जो मोलर है वो किससे डिनोट है, मोलर जो है किसकी यूनिट है, मोलरिटी की। अब मोलरिटी में हम क्या लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट लेते हैं या मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि हम मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं, क्या लेते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट। अब क्योंकि मास ऑफ सॉल्वेंट लेते हैं तो हमारे दो ऑप्शंस तो ऐसे कैंसिल हो जाएंगे, कौन कौन से, देखो ये भी वॉल्यूम दे रखा है तो ये गलत है, और ये भी वॉल्यूम दे रखा है तो ये गलत है, या तो हमारा ये होगा या ये होगा, क्योंकि हम मास लेते हैं। तो हम सॉल्व कर लेते हैं। हमको पता है मोलरिटी का फॉर्मूला, मोलरिटी इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, W1, और ये W1 kg में होना चाहिए। तो देखो जो मोल्स है वो कितने हैं, 0.5, तो 0.5 अपॉन W1 को निकालना है जो kg में आएगा हमारा आंसर, इक्वल्स टू मोलरिटी हमको दे रखी है, मोलरिटी दे रखी है 1 मोलर, तो 1 आ जाएगा 1 मोलर। अब हम W1 निकालें, W1 आ जाएगा हमारा 0.5, अभी kg में आया है। ठीक है, ये किस में आया, kg में आया है। हमको किस में निकालना है, हमको निकालना है ग्राम में। तो ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हमको 1000 डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0.5 इंटू 1000 ग्राम, तो ये आ जाएगा 500 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। सो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। आपको केजी से ग्राम में कन्वर्ट करना है, यहाँ पे केजी में आया हमारा आंसर, हमको केजी में निकाला, हमको किस में निकालना है, ग्राम में, क्योंकि ऑप्शन में सिर्फ ग्राम है। तो हमारे को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करके, तो हमारा हो जाएगा 500 ग्राम। तो करेक्ट आंसर इज सेकंड, 500 ग्राम। सो दैट्स हाउ यू हैव टू अटेंड दिस क्वेश्चन। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है 76 क्वेश्चन नंबर, द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर। उसको P1 बोला। ठीक है, हमारे पास एक सॉल्यूशन है ग्लूकोज का, जिसको हमने बोला है P1, ग्लूकोज को डाला है वाटर में। दूसरे में डाला है यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर, P2। यूरिया के लिए उन्होंने बोला है P2। और तीसरा जो है उन्होंने सुक्रोज लिया है इन 250 ml ऑफ वाटर, उसको बोला है P3। सुक्रोज के लिए बोला उन्होंने P3। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दीज सॉल्यूशंस, वो बोला राइट ऑप्शन है। तो देखो आपको 10 ग्राम दे रखा है और वॉल्यूम भी सेम दे रखी है, मतलब देखो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, पाई इक्वल्स टू CRT, और C को ले सकते हैं हम N अपॉन VRT, और N को ले सकते हैं W2 अपॉन M2 इंटू VRT। अब देखो R और T तो कांस्टेंट है आपका, सबके लिए सेम ही होगा। V और W2 उन्होंने सेम ही दे रखा है सबके लिए, क्योंकि सब में 10 ग्राम दे रखा है और सब में 250 ले रखा है, तो W2 और V भी सेम हो गया। हमको डिसाइड करना है M2 से, मतलब हमारा जो रिलेशन होगा क्या बनेगा, पाई इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू M2। क्या बन जाएगा हमारा रिलेशन, पाई इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू M2। सबसे ज्यादा मास किसका है, सबसे ज्यादा मास जहां पे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एटम्स है, एटम्स कहां पे ज्यादा है, सुक्रोज पे। तो अगर हम बात करें मास की, तो मास का ऑर्डर क्या हो जाएगा हमारा, सुक्रोज के लिए हमारा P3 है, तो P3 सबसे ज्यादा। फिर हो जाएगा हमारा ग्लूकोज, तो ग्लूकोज के लिए हमारा P1 है, और फिर यूरिया के लिए सबसे कम मास होगा, यूरिया के लिए सबसे कम क्या होगा, मास होगा, तो यूरिया के लिए हो जाएगा हमारा P2। ये हमारा मास का है, बट मास इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू, ये हमारा किसका है, मोलर मास का है, बट मोलर मास जो है इनवर्स प्रोपोर्शनल है किसके, पाई के। तो पाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा, पाई का ऑर्डर क्या हो जाएगा, जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो इट विल बी P2 देन P1 देन P3। तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। तो P2 P1 एंड P3 ऑप्शन कौन सा होगा, P2 P1 एंड P3। ठीक है, तो सबसे ज्यादा यूरिया का होगा ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर हमारा ग्लूकोज का होगा, और फिर हमारा सुक्रोज सबसे कम होगा। वाई, बिकॉज सुक्रोज का मोलर मास सबसे ज्यादा है, मैक्सिमम मोलर मास। ठीक है, तो आपको ऐसे क्वेश्चन करना था, बस फॉर्मूला लिख के आपको रिलेशन देखना था और आपको आंसर मिल जाता। ठीक है, बच्चे यहां पे गलती कर सकते हैं, बच्चे यहां पे आई देख सकते हैं, आई, हमको आई नहीं देखना है। ठीक है, आई की वैल्यू से नहीं करना है, हमको मास से करना है। ठीक है, मोलर मास से करना है। शायद कुछ बच्चे इसको आई से करने लग जाए और आई से देखने लग जाए, तो आई से आपको गलत आंसर आएगा। आई से नहीं देखना है आपको, वेंटो फैक्टर से नहीं देखना है। ठीक है, हमको किससे देखना है, हमको देखना है M2 से, क्योंकि आई के केस में तो क्या होगा, यहाँ पे कोई भी डिसोसिएट नहीं होगा, तो आई तो सबके लिए 1 है। अगर आप आई से देखोगे तो आई सबके लिए 1 है। ठीक है, तीनों ही डिसोसिएट नहीं होते हैं, सुक्रोज, ग्लूकोज और यूरिया, तीनों के लिए आई क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर of solution at 45 degrees Celsius with benzene to octane
इन मोलर रेशो 3:2। हमको क्या निकालना है, हमको वेव प्रेशर सॉल्यूशन निकालना है, मतलब हमको टोटल प्रेशर निकालना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है, उसमें हमारे पास दो चीजें, एक तो हमारे पास बेंजीन है और एक हमारे पास ऑक्टेन है। हमको फॉर्मूला पता है पीटी का, क्योंकि हमने पढ़ रखा है डाल्टन्स लॉ। पीटी इक्वल्स टू क्या होता है, पीए प्लस पीबी, और पीए प्लस पीबी को लिख सकते हैं पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, लिख सकते हैं। तो हमारा हो जाएगा पीटी इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी, तो पी नॉट ए एक्स ए पी नॉट बी एक्स बी। हमको पी नॉट ए और पी नॉट बी की वैल्यू दे रखी है 280 और 420। हमको वेव प्रेशर दे रखे हैं बेंजीन और ऑक्टेन के, तो हमको दे रखा है पी नॉट ए मतलब बेंजीन वाला मैं बोल रहा हूं 280, और पी नॉट बी दे रखा है हमको 420। हमको निकालना है एक्स ए और एक्स बी। देखो एक्स ए और एक्स बी के लिए आपको 3:2 दे रखा है, मतलब ये मोल रेशो दे रखा है NH/NB का 3:2। तो हम क्या निकालेंगे, एक्स से निकाल लेंगे पहले। एक्स से क्या हो जाएगा 3/3 + 2, तो ये हो जाएगा 3/5। ये हो जाएगा 3/5। और सिमिलरली एक्स भी निकाल लेंगे, एक्स भी क्या हो जाएगा 2/3 + 2, तो ये हो जाएगा 2/5। तो हमने क्या निकाल लिया, एक्स निकाल लिया, एक्स भी निकाल लिया। हमको पी नॉट ए और पी नॉट बी दे रखा था। अब सिंपल हमको क्या करना है, हमको सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमारा हो जाएगा पी टी इक्वल्स टू पी नॉट ए हमारा 280 है, एक्स से हमारा 3/5 है, तो 3/5 प्लस पी नॉट भी हमारा 420 है, तो 420 इंटू एक्स भी हमारा 2/5 है। सिंपल इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये सॉल्व होने के बाद आ जाएगा 5 से कट जाएगा और ये 5 से कट जाएगा। ये 5 5 25 6 30 56, और ये 5 8 जा 40 और 2 तो जाएगा, तो 5 4 जा 20। सो ये सॉल्व हो जाएगा 56 इंटू 3 एंड 84 इंटू 2। तो आपका आंसर आ जाएगा 336 mm ऑफ Hg, 336 mm ऑफ Hg। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, ये जो थर्ड ऑप्शन है ना 336 है। ठीक है, ये थोड़ा मिस प्रिंटिंग है, 336 mm ऑफ Hg। ठीक है, 336 mm ऑफ Hg, तो थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल फॉर्मुला लगाना था, आपको सिर्फ डाल्टन्स लॉ का पीटी इक्वल्स टू पी ए प्लस पीबी, और फिर डाउट्स लगाना था पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, आपको सिंपली निकालना था। आपको बस इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी 3:2 वाले में। तो ये रेशो दे रखा है मोल रेशो। ठीक है, ये दे रखा है मोल रेशो, तो मतलब हमको 3 मोल्स रखे ए के और 2 मोल्स रखे बी के, दैट्स हाउ। फिर उसके बाद आपको एक्स ए और एक्स बी निकाल लेना था। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, क्या बोल रहा है, मिक्सचर ऑफ N2 एंड AR गैसेस इन सिलेंडर कंटेन 7 ग्राम ऑफ N2 एंड 8 ग्राम ऑफ AR। वो बोल रहा है 7 ग्राम तो N2 है और 8 ग्राम क्या है, AR है। वो बोल रहा है द टोटल प्रेशर और द मिक्सचर ऑफ गैसेस इन द सिलेंडर इज 27। मतलब इस बार दे रखा हमको पीटी, हमको क्या दे रखा है, पीटी दे रखा है 27 बार। वो बोल रहा था पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 इज, और वो N2 के पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, N2 के पार्शियल प्रेशर की बात कर रहा है। और हमको दे रखे हैं किसके 7 ग्राम दे रखा है N2 और 8 ग्राम दे रखा है R। हमको क्योंकि पी N2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे, हम ऐसे कर सकते हैं इस क्वेश्चन को कि हम क्या करते हैं, पहले x ऑफ N2 निकाल लेते हैं। अब देखो फॉर्मुला कौन सा लगाएंगे अब इसमें, क्योंकि हमको पार्शियल टोटल प्रेशर दे रखा है, तो हमको फॉर्मुला पता है हमको फॉर्मुला पता है कि पी N2 क्या होता है, x N2 इंटू टोटल प्रेशर। ये हमको पता है, तो इस फॉर्मुले से हम यूज करेंगे और इस फॉर्मुले से हम निकाल लेंगे। ठीक है, पी N2 इक्वल्स टू x N2 इंटू टोटल प्रेशर। तो x N2 के लिए हमको मोल्स निकालने पड़ेंगे पहले, तो पहले n ऑफ N2 निकालना पड़ेगा। n ऑफ N2 क्या हो जाएगा 7/28, दैट इज 1/4, 7/28। और हमको सिमिलरली NAR भी निकालना पड़ेगा, तो NAR क्या हो जाएगा 8 दे रखा है और इसका होता है 40। ठीक है, आर्गन का आपको दे भी रखा होगा 40। ठीक है, तो 8 5 40, तो ये 1/5 हो गया। अब हम क्या निकालेंगे, हम x N2 निकालेंगे। x N2 कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 1/4 प्लस 1/5, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, तो 1/4 अपॉन 1/4 प्लस 1/5। सिंपली इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा 9, सॉरी नीचे 20 हो जाएगा एलसीएम, तो 1/4 अपॉन और 9/20 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20/4 इंटू 9, 20/4 इंटू 9। इसको सॉल्व कर लेंगे हम, मैं इधर लिख देता हूं, तो x N2 हो जाएगा हमारा 4 5 20 हो जाएगा, तो 5/9। ठीक है, तो हमारा आ गया x N2 आ गया हमारा 5/9, और टोटल प्रेशर को दे रखा है 27 बार। तो हम क्या करेंगे, सिंपली पी N2 लगा देंगे, पी N2 इक्वल्स टू x N2 कितना है 5/9, टोटल प्रेशर है 27, तो 5 9 से 27 हो गया, और 5 0 कितना होगा 15, तो 15 हमारा आंसर आ गया 15 बार।
तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन। 15 बार आंसर आएगा हमारा थर्ड। ठीक है, तो आपको सिंपल ये वाला फॉर्मूला पता होना चाहिए, ये वाले फॉर्मूले से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो P N2 इक्वल्स टू X N2 इंटू टोटल प्रेशर। ये कब हम यूज होते हैं, ये जब वेपर फेज दे रखा होता है, वेपर फेज तो भी यूज होता है। ठीक है, वेपर फेज दे रखा होता है तब भी ये फॉर्मूला हम यूज करते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट इनटू टोटल प्रेशर। ओके, तो आई होप इट्स क्लियर। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे आइडियल सॉल्यूशन है। फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज, तो आपको पता होना चाहिए कि आइडियल सॉल्यूशन की कंडीशंस क्या होती है। तो देखो, आइडियल सॉल्यूशन में हमारा डेल मिक्स x 0 होता है, नहीं ये गलत है। डेल मिक्स v 0 नहीं होता है, ये भी गलत है। डेल मिक्स h 0 होता है, तो ये सही है। ठीक है, डेल मिक्स h हमारा 0 होता है और डेल मिक्स g 0 नहीं 0 होता है, नहीं ये भी गलत है। क्या क्या होता है देखो, मैं बता रहा हूं आपको। जो डेल मिक्स s है, जो एंट्रोपी है वो हमेशा 0 से ज्यादा होती है। एंट्रोपी ज्यादा होती है, डिसऑर्डरनेस ज्यादा होगी तो ही स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। जो डेल मिक्स वॉल्यूम है वो हमारा 0 होता है। जो वॉल्यूम की मिक्सिंग ऑफ वॉल्यूम है या वॉल्यूम मिक्सिंग है वो 0 होती है, मतलब कि जो हमारा सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम होगी वो सेम होगी किसके, दोनों कंपोनेंट्स के सम के। दोनों कंपोनेंट्स के सम की वॉल्यूम के इक्वल होगी हमारा सॉल्यूशन का वॉल्यूम। तो हमारा डेल मिक्सिंग वॉल्यूम 0 हो जाएगा। डेल मिक्सिंग h हमारा 0 ही होता है, तो ये सही ऑप्शन है। और डेल मिक्स g हमारी, देखो हम क्या चाहते हैं कि हमारी जो रिएक्शन है वो क्या होनी चाहिए, स्पॉन्टेनियस होनी चाहिए, मतलब नेगेटिव, मतलब लेस देन 0, मतलब डेल मिक्सिंग h जो है हमारा, सॉरी डेल मिक्सिंग g जो है हमारी नेगेटिव होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन कौन सा होगा, थर्ड ऑप्शन करेक्ट होगा। मैंने आपको बता भी दिए, तो ये कंडीशन आप याद रखना। ठीक है, ये कंडीशन आप याद रखना, कोई भी पूछ सकता है। ठीक है, ऑप्शन में भी चेंज कर दे, अगले जब इस बार पेपर हो तो ऑप्शन चेंज कर दे। तो आपको पता होना चाहिए कि डेल मिक्सिंग h जो है, डेल मिक्सिंग HS हमारी 0 से ज्यादा होती है, फिर डेल मिक्सिंग वॉल्यूम 0 होती है, डेल मिक्सिंग h भी 0 होती है, और डेल मिक्सिंग g की बात करें तो डेल मिक्सिंग g जो होती है वो लेस देन 0 होती है, मतलब नेगेटिव होती है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा मोलैलिटी से। अब एक वेरी अच्छा क्वेश्चन, इफ द मोलैलिटी ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डबल्ड द वैल्यू ऑफ मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट Kf। तो देखो, अब आपको Kf के बारे में पता होना चाहिए, Kf और Kb दोनों के बारे में बताता हूं आपको मैं। जो Kf और Kb होते हैं ना, वो किस पर डिपेंड करते हैं, डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। वो सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करते हैं और किसी भी चीज पर डिपेंड नहीं करते। डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करते हैं और किस चीज पर डिपेंड करते हैं। तो अगर हमारा फॉर्मूला लिखूं मैं अगर Kf के लिए, डेल TF इक्वल्स टू KFM, तो आप मोलैलिटी को डाइल्यूट सॉल्यूशन भी कर दोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। डाइल्यूट हो, कॉन्सेंट्रेटेड हो, कुछ डिपेंड नहीं करता, बस हमारा सॉल्वेंट चेंज नहीं होना चाहिए, क्योंकि सॉल्वेंट डिपेंड करते हैं नेचर ऑफ सॉल्वेंट पे। तो हमारा इस ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा, अनचेंज। ठीक है, हमारा क्या हो जाएगा, अनचेंज्ड। वो रिमेन्स अनचेंज ही रहेंगे, वो चेंज नहीं होगा KF। बाय, बिकॉज वी हैव नॉट चेंज द नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। आप डाइल्यूट करो, कॉन्सेंट्रेट करो, इट विल नॉट मैटर। चलते नेक्स्ट पे, तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा थर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वो बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिपेंडेंट ऑन टेम्परेचर। टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टेम्परेचर डिपेंड कर रहा है, तो कौन सा होगा, मोलैरिटी। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में दे रखा है। देखो, जब भी किसी भी एक्सप्रेशन में वॉल्यूम आए, जब भी हमारा कोई फॉर्मूला है, जब भी हमारी कोई क्वांटिटी है उसमें वॉल्यूम आए, तो हमारा समझ लेना कि वॉल्यूम अगर आ गया तो वो टेम्परेचर डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन टेम्परेचर। ठीक है, क्योंकि मोलैरिटी में क्या होता है, मोलैरिटी में क्या होता है, हमारे पास वॉल्यूम मोल्स होते हैं, मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्योंकि वॉल्यूम आ रही है और टेम्परेचर की वजह से वॉल्यूम चेंज हो जाएगी। अगर वॉल्यूम चेंज हो जाएगी तो हमारी मोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। टेम्परेचर की वजह से हमारी, अगर हमने टेम्परेचर चेंज किया तो वॉल्यूम भी चेंज होगी, और क्योंकि वॉल्यूम चेंज की वजह से हमारी मोलैरिटी भी चेंज होगी। आया समझ में? तो हमारा आंसर होगा मोलैरिटी। मोल फ्रैक्शन में कोई भी वॉल्यूम का कोई भी केस नहीं है, वेट परसेंटेज में भी कोई वॉल्यूम का कोई केस नहीं है, और मोलैरिटी में भी कोई वॉल्यूम का केस नहीं। मोलैरिटी में तो क्या होता है, मोलैरिटी में तो मास ऑफ सॉल्वेंट होता है। ठीक है, तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपको ध्यान क्या रखना है, मे भी कोई और ऑप्शन भी दे दे वो लोग। ठीक है, तो आपको ध्यान क्या रखना है कि वहां पे वॉल्यूम होगी तो वो टेम्परेचर डिपेंड करेगा, और अगर टेम्परेचर डिपेंड करेगा तो वो चेंज हो जाएगी अगर हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो। ठीक है, अगर मैं बात करूं, आपको एक और एग्जांपल देता हूं। अगर मैं आपको बात करूं मास बाय वॉल्यूम की, अगर आपको लिखा हो मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, तो क्या ये डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे, तो यस इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर बिकॉज इट कंटेन्स द टर्म वॉल्यूम, क्योंकि वो वॉल्यूम कंटेन कर रहा है। तो यस इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, बट ये ऑप्शन में नहीं था, बट ये आ सकता है आपके ऑप्शंस में। तो आपको बता देता हूं, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो जब भी हमारे एक्सप्रेशन में वॉल्यूम होगा तो वो जो क्वांटिटी होगी वो डिपेंड करेगी टेम्परेचर पे। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब वो वेंटर फैक्टर का क्वेश्चन है। द वेंटर फैक्टर आई फॉर अ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बेरियम हाइड्रोक्साइड इज। अब देखो, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोल रहा है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आप क्या समझोगे कि डिसोसिएट हो रहा है 100%। क्या हो रहा है, डिसोसिएट हो रहा है 100%। मतलब अगर हम BA, अब आप एक तो आपको बेरियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे बनेगा, क्योंकि हमको पता है जो BA होता है वो 2+ होता है और OH- होता है।
ये हमको पता है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे सिर्फ, तो ये बन जाएगा BaOH होल ट्वाइस। अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो कैसे टूटेगा, ये हमारा टूटेगा Ba2 प्लस 2OH माइनस, क्योंकि यहां पे लिखा हुआ है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट मतलब कंप्लीट डिसोसिएशन। क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन। और कंप्लीट डिसोसिएशन में आई की वैल्यू क्या होती है, आई की वैल्यू हो जाती है नंबर ऑफ आयंस के इक्वल। आई इक्वल टू नंबर ऑफ आयंस। यहां पे कितने नंबर ऑफ आयंस है, यहां पे एक तो ये है और दो ये हैं, ठीक है। यहां पे दो है, दो OH माइनस है और एक Ba2 प्लस है, मतलब कितने आयंस हो गए, 3 आयंस। तो आई की वैल्यू हो जाएगी हमारी इस क्वेश्चन के लिए 3। तो एक अच्छा क्वेश्चन था। अगर आपने वेक्टर फैक्टर में आपको कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है तो मैंने वेक्टर फैक्टर पढ़ा भी रखा है, सिर्फ 10 मिनट में आपको पूरा वेक्टर फैक्टर मैंने समझा रखा है, तो आप वो भी देख सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 3। तो दैट्स हाउ यू कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई इफ इट इज कंप्लीट डिसोसिएशन। अगर कंप्लीट डिसोसिएशन लिख रखा है तो आई की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, नंबर ऑफ आयंस के इक्वल हो जाएगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट फॉर आइडियल सॉल्यूशन। देखो वापस आइडियल सॉल्यूशन पे आया है कि आइडियल सॉल्यूशन के लिए कौन सा जो प्रॉपर्टी है वो हमारी इनकरेक्ट दे रखी है। तो ये तो हमको पता है, मैंने आपको बताया डेल्जी मिक्सिंग क्या होती है, 0 होती है, ये तो सही है, ये सही है। इनकरेक्ट पूछा हमसे, ठीक है। डेल्यू मिक्सिंग भी हमारी 0 होती है, ये भी सही है। डेल पी इक्वल्स टू पी ऑब्जर्व माइनस पी कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ इक्वल्स टू 0, मतलब वहां पे जो ऑब्जर्व्ड प्रेशर है वो और जो राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेटेड प्रेशर है वो दोनों इक्वल होते हैं, तो ये भी सही है। वो बोल रहा है कि जो डेल पी है वो पी ऑब्जर्व्ड और पी कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ 0 है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब है कि जो पी ऑब्जर्व्ड है वो किसके इक्वल है, पी कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ। पी ऑब्जर्व किसके इक्वल है, पी कैलकुलेटेड बाय राउल्ट्स लॉ। मतलब जो ऑब्जर्व्ड है, जो एक्सपेरिमेंट निकाली है और जो राउल्ट्स लॉ से कैलकुलेट करी है वो दोनों सेम है, मतलब वहां पे राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है, ठीक है। तो हमारा थर्ड भी सही है। बट हमारा कौन सा इनकरेक्ट है, ये वाला। वाई, बिकॉज मैंने अभी आपको बताया कि जो डेल्जी मिक्सिंग होती है वो नेगेटिव होती है, ना कि 0 होती है, मतलब लेस देन 0 होगी, मतलब लेस देन 0 होगी। तो आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, आपके तीनों ही करेक्ट नहीं होंगे। आपका आंसर मैं बता रहा हूं, ठीक है। आंसर जो इनकरेक्ट होगा वो फोर्थ होगा, तो ये वाला ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है, तो आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था एक, बट आपको पता होना चाहिए सारी कंडीशंस, तो ये कंडीशंस भी आप लिख लेना, अपने नोट्स में डाल लेना, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है वो ऑफ द फॉलोइंग 0.10 मोलर एक्वस सॉल्यूशन विच वन विल एग्जिबिट द लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। अब देखो आपको मोलरिटी सेम दे दी है और डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट का फॉर्मूला क्या है, डेल टी एफ इक्वल्स टू KFM। क्योंकि हमको एक्वस सॉल्यूशन बोला और हमको चारों के चारों आयंस अलग अलग दिए हैं, तो हमारे पास आई भी होगा, यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, आई भी होगा। और हम आनेंगे कि हमारे पास कंप्लीट डिसोसिएशन है, ठीक है। क्वेश्चन में हमको नहीं बोला है कंप्लीट डिसोसिएशन के लिए, बट हमको क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन बोल रखा है, मतलब हम मानेंगे कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। सबका क्या हो रहा है, कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है। और कंप्लीट डिसोसिएशन में आई किसके इक्वल होता है, नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होता है। देखो एम की वैल्यू सेम दे रखी है, KF की वैल्यू सेम होगी क्योंकि सॉल्वेंट सेम है, तो हमारा सिर्फ किस पर डिपेंड करेगा, वो डेल टी एफ आई पर डिपेंड करेगा। डेल टी एफ विल डिपेंड ऑन आई। जितना ज्यादा डेल टी एफ उतना ज्यादा आई की वैल्यू, या जितनी ज्यादा आई की वैल्यू उतनी ज्यादा डेल टी एफ, ये बोल सकते हैं हम। तो आप देख लेते हैं किसके लिए सबसे ज्यादा आई की वैल्यू है। तो KCl में देखो, KCl में K प्लस Cl माइनस, अगर मैं लिखूं अलग से तो KCl में K प्लस Cl माइनस, तो I2 हो गया। C6H12O6 वेरी इंपॉर्टेंट, जो C6H12O6 है वो क्या है, मोनोसेकेराइड है। बायोमोलिक्यूल से पढ़ा होगा, मोनोसेकेराइड है। मोनोसेकेराइड है तो वो पानी में डालेंगे तो टूटेगा ही नहीं, पानी में डालेंगे तो टूटेगा ही नहीं, तो क्या बन जाएगा, I इक्वल्स टू 1, मतलब यहां पे नो डिसोसिएशन, नो डिसोसिएशन। चलते नेक्स्ट पे। तो वेरी इंपॉर्टेंट, Al2SO4 होल थ्राइस कैसे टूटेगा ये वो भी बताया था मैं आपको। देखो 2 Al है तो 2Al और 4 से आएगा 3 प्लस आएगा, प्लस 3SO4 है 3SO4, 4 से आएगा 2 माइनस आएगा। कितने आयंस हो गए, 2 ये हो गए और 3 ये हो गए, मतलब 5 आयंस। नंबर ऑफ आयंस 5, और आई किसके इक्वल है, नंबर ऑफ आयंस के, तो आई हो गया हमारा 5, आई हो गया हमारा 5। लास्ट लेते हैं चौथा ऑप्शन K2SO4। K2SO4 में कैसे टूटेगा, 2K प्लस होंगे प्लस एक SO4 2 माइनस होगा, एक SO4 2 माइनस होगा। हमारे पास नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए, एक 2 ये और एक ये, 2 K प्लस और एक SO4 2 माइनस, 3 आयंस हो गए। तो आई कितना हो गया 3। जितनी ज्यादा आई की वैल्यू उतनी ज्यादा डेल टी एफ की वैल्यू, मतलब उतना ज्यादा लार्जेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। तो लार्जेस्ट पूछा है आपको, ऑर्डर नहीं पूछा, लार्जेस्ट। लार्जेस्ट किसके लिए होगा, तो देखो यहाँ पे I5 है, यहाँ पे I3 है, यहाँ पे I2 है और यहाँ पे I1 है। सबसे ज्यादा किसके लिए, 5, मतलब हमारा आंसर हो जाएगा Al2SO4 होल साइज। फॉर दिस द डेल टी एफ विल बी लार्जेस्ट। ओके, हाउ वी हैव फाउंड द आंसर, वी हैव फाउंड द आंसर बाय कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ वेंट ऑफ फैक्टर।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, क्योंकि आपको बोला है 0.10 एक्को सॉल्यूशन, मोलरिटी की वैल्यू सेम रखिए, तो आपको सिंपल आई से करना था क्वेश्चन, और दैट्स हाउ वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ आई। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन पे इस चैप्टर के। वो बोल रहा था फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट केएफ ऑफ बेंजीन इज दिस, मतलब न्यूमेरिकल है, अच्छा न्यूमेरिकल है। केएफ की वैल्यू दे रखी है आपको 5.12 केल्विन केजी पर मोल। द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ मोलरिटी, और मोलरिटी की वैल्यू भी दे रखी है आपको, कितनी मोलरिटी सॉल्यूशन की 0.078 कंटेनिंग अ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट इन बेंजीन इज, मतलब आपको क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पूछा है, क्या पूछा है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, ठीक है, कंटेनिंग नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूट। तो देखो डेल्टा एफ का फॉर्मूला क्या होता है, केएफएम, क्योंकि हमको यहाँ पे डिसोसिएशन कुछ बोला नहीं है, ठीक है, डिसोसिएशन कुछ बोला नहीं है, तो हम आई को लेंगे 1, आई को क्या बोलेंगे 1 बोलेंगे, तो आई लिखने की जरूरत ही नहीं है। डेल्टा एफ क्या होता है, केएफ, केएफ के साथ रखा है 5.12, सिंपल क्वेश्चन, और मोलरिटी क्या है 0.078, सिंपल मल्टीप्लाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.399 केल्विन, ठीक है, क्योंकि डेल्टा एफ है तो केल्विन हो जाएगा, तो डेल्टा एफ आ जाएगा 0.399 केल्विन। 0.39 का लिख सकते हो आप 0.40, ठीक है, क्योंकि लिखा हुआ है अप टू 2 डेसिमल, तो 0.40 केल्विन आपका आंसर आ जाएगा, डेल्टा एफ इक्वल्स टू 0.40 केल्विन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा थर्ड, ठीक है, तो दैट्स हाउ यू हैव टू डू दिस क्वेश्चन, तो 0.40 केल्विन इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हमने सॉल्यूशंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में किसी और चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे 31 मार्च तक सारे चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस चैनल पे अपलोड हो जाएंगे। सो स्टे ट्यून, अपनी तैयारी को जारी रखिए, मैं आपके साथ हूं। अगर आप इस चैनल से एसोसिएट हो गए तो आपकी केमिस्ट्री में 170 प्लस मार्क्स लाना बिल्कुल ईजी हो जाएगा। आई विल गारंटी यू कि आप इस कंटेंट से, जो मैं कंटेंट आपको प्रोवाइड करूंगा, उससे आप 170 प्लस मार्क्स लेके आओगे पक्का से। सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज गिव अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मैं आपको जल्द मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।